हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, जैसा कि पीईटी का क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, तो इसमें आज हमारी हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है मौर्य वंश। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ये क्लास बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। हम मौर्य वंश तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है सम्राट अशोक। तो आपके सिलेबस में भी मेन अशोक को फोकस किया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इन्होंने नंदवंशीय शासक घरानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, और इनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व था। आगे देखते हैं। सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और मेगास्थनीज की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। ये पुस्तक आपसे बार बार पूछ ली जाती है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपको कराया जाएगा, तो आप अच्छे से इस क्लास को देखें और अपने चैनल एवी सफलता को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो चाणक्य इनके गुरु थे, और दोस्तों इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। चाणक्य के अन्य नाम की बात की जाए तो इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। यह भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चाणक्य की पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, जो कि राजनीति से संबंधित थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। तो आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को कब अपनाया, तो अपने जीवन के अंतिम समय में अपनाया। और अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म को अपनाया। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी, और ये बार बार पूछ लिया जाता है कि सल्लेखना प्रथा से इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो किस प्रथा से किया था? सल्लेखना प्रथा से। आगे देखते हैं। मौर्य वंश के जो अगले शासक हुए वो हुए बिंदुसार। इनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। इनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कि अमित्रघात किसको कहते हैं, तो बिंदुसार को कहते हैं। अब देखते हैं। डायमेकस सीरिया का और डायनोसिस मिस्र का, ये दोनों बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा था। तो ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यदि आपसे पूछा जाए तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा, तो सम्राट अशोक को भेजा था। आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि हमारे मेन भी है, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था, यानी कि सबसे अच्छा शासक कोई था तो वो अशोक था, और इनका शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। अब देखते हैं। अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल यानी कि गवर्नर थे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो राज्याभिषेक यानी कि राजा बनने से पहले वो कहाँ के गवर्नर थे, तो ये उज्जैन के गवर्नर थे। कौन? अशोक। आगे देखते हैं। अशोक के अन्य नाम या उपाधियाँ, यानी कि अशोक के जो अन्य नाम हैं वो हैं देवनाम पिय और प्रियदर्शी। अगर आपसे पूछा जाए देवनाम पिय और प्रियदर्शी किसके नाम हैं, तो ये अशोक के नाम हैं। आगे देखते हैं। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ये मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर अभिलेखों से मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये आपसे पूछा जाए पुराणों में क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन कहा गया है। इसके शासन काल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था, यानी कि अशोक के शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। आगे देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख थे इनकी खोज सबसे पहले 1750 में फैनथैलर ने की थी, और वहीं सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की, तो ये खोज फैनथैलर ने की, और सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखते हैं कलिंग पर आक्रमण। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं। अशोक का जो 13वां अभिलेख है
उसमें ही कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अच्छा पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये जो अशोक का 13वां अभिलेख है, यहाँ से कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभ में अशोक का धर्म पूछा जाए तो ये ब्राह्मण धर्म थे प्रारंभ में, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आगे देखते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अगर ये पूछा जाए तो इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अशोक के हृदय परिवर्तन की। तो अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने जब भारी मारकाट को देखा तो उसके कारण इन्होंने अपने शास्त्रों को त्याग दिया और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आपसे पूछा जाए अशोक का हृदय परिवर्तन किसके कारण हुआ? तो कलिंग युद्ध के कारण हुआ। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने कराया था, यानी कि सबसे पहले शिलालेख किसके द्वारा कराए गए? तो अशोक के द्वारा। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तो इनके स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, शिलालेख 14 हैं और वहीं गुहालेख 3 है। आगे देखते हैं, अधिकतर अभिलेखों की भाषा इनकी ब्राह्मी लिपि है और भारत में जो मिले हैं अभिलेख उनमें ब्राह्मी लिपि है, अफ़गानिस्तान में अरमाइका है और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि है। तो आपसे पूछा जाए खरोष्टी लिपि कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है और अरमाइका भारत में है, अफ़गानिस्तान में है और भारत में ब्राह्मी लिपि है। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, इनका जो अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य मेरी संतानें, ये बात कही गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको इस क्लास में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, जो दूसरा शिलालेख है इसमें चोल, चेर, पांड्य राज्यों की चर्चा हुई है। अगर आपसे पूछा जाए इन राज्यों की चर्चा किस अभिलेख में हुई है? तो ये दूसरे अभिलेख में हुई है और इसमें पशु और मानव चिकित्सा की भी बात की गई है। आगे देखते हैं, छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात की गई है। किसमें? छठे शिलालेख में। और 8वां शिलालेख है इनका, इसमें सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किसमें है? तो ये 8वें शिलालेख में है। अब बात करते हैं इनके 9वें शिलालेख के बारे में। तो इसमें धम्म समारोह की चर्चा है। आगे देखते हैं, अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आपसे पूछा जाए कलिंग युद्ध की जानकारी किसमें है? तो ये 13वें अभिलेख में है। अब देखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो पूछा जाए 4 गुफाओं का निर्माण कहाँ कराया था? तो बराबर की पहाड़ियों में। किसने कराया था? अशोक ने। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मौर्य वंश के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वो फैक्ट हैं, ये आपको अच्छे से देखने हैं और याद भी करने हैं। अब बात करते हैं, तो अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा पर गए। तो आपसे पूछा जाए कि 10वें वर्ष में किसकी यात्रा पर गए? तो बोध गया की यात्रा पर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा पर। आगे देखते हैं, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भाब्रू स्तंभ है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो इसमें क्या बताया था? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? तो सीता कहा जाता है। अशोक किस शिलालेख में संगम राज्य यानी कि दक्षिण राज्यों की जानकारी मिलती है? अशोक के किस शिलालेख से? तो ये दूसरे व 13वें शिलालेख से। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट ही हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक गवर्नर था। तो ये उज्जैन का गवर्नर था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में। तो आपसे पूछा जाए यदि
कि जैन सम्मेलन प्रथम किसके शासनकाल में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सम्मेलन में। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश यदि आपसे पूछा जाए तो ये बृहद्रथ वंश था। आगे देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो ये अशोक ने कराया। सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि क्या है, तो ये खरोष्ठी लिपि। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में। आगे देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। तो यदि आपसे पूछा जाए तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो उत्तरापथ की थी। और यदि पूछा जाए तोसली किसकी राजधानी, तो ये कलिंग की राजधानी थी। आगे देखते हैं। गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील की खुदाई किसने कराई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में सीमा रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था, तो इनको अंतपाल कहा जाता था। यानी कि जो भी सीमा की रक्षा करते थे सैनिक, उनको क्या कहा जाता था, अंतपाल कहा जाता था। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था, तो इनको समाहर्ता कहा जाता था। यानी कि जो लोग राजस्व एकत्रित करते थे, जो अधिकारी, उसको समाहर्ता कहा जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपको ये क्लास कराई गई है। परीक्षा में सम्राट अशोक और मौर्य वंश से इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल एबी सफलता को ज्वाइन करें। थैंक यू।